हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर आपका शब्द संपदा व लोकोक्तियाँ। इस इकाई में हम शब्दों का महत्व, भाषा के सामाजिक स्तर भेद, शब्दों के विभिन्न स्रोत, शब्दों का अर्थ पक्ष, शब्द निर्माण और शब्द रचना कैसे की जाती है, ये सब पढ़ेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों का वर्णन देखेंगे। सबसे पहले शब्द संपदा। शब्द क्या है? शब्द, वर्ण, फिर अक्षर, फिर पद, पदबंध, फिर उपवाक्य और फिर वाक्य। इससे एक पूरा शब्द बनता है। जैसे राम शब्द में फॉर एग्जाम्पल 2 अक्षर हैं, रा और मैं, और 4 वर्ण हैं, रै, आ, मैं, अ। अब इन सब को ज्वाइन करके जोड़कर एक अक्षर बनता है राम। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। अब हम शब्दों का महत्व पढ़ेंगे। भाषा में शब्दों का कितना महत्व है, ये सब तो आप जानते ही हैं। बिना शब्दों के कोई बात किसी को कही नहीं जा सकती। शब्दों के बिना ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। कई बार एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग द्वारा भी हम अपनी बात कहते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की भाषा की शब्दावली में उनकी उपस्थिति एवं वर्गीय हैसियत के अनुसार भिन्नता होती है। जैसे एक डॉक्टर और एक मजदूर की भाषा में जो अंतर होता है, उसे आप पहचान सकते हैं। शब्दों के अलावा आपको हिंदी भाषा में इस इकाई में मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में भी पता चलेगा कि कैसे मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के लिए ज़्यादा पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। बिना पढ़े लिखे लोग भी अपनी दैनिक लैंग्वेज में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। शब्दों के महत्व में भाषा में ध्वनि हमारे विचारों की वाहक है, लेकिन हम ध्वनियों से अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अ, क, त आदि ध्वनियाँ सार्थक नहीं हैं, अर्थात इनसे कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता। भाषा के अर्थ का वाहक शब्द है, जो किससे बनता है? ध्वनियों से बनता है। जैसे आम। आम शब्द कहने पर हमारे मन में एक विशेष वस्तु का बोध होता है। आम शब्द में आ और मैं 2 ध्वनियाँ हैं। इस तरह कुछ ध्वनियों के योग से बनने वाले जो शब्द हैं, वो अर्थ के वाहक होते हैं। भाषा में शब्दों की एक प्रमुख विशेषता उनका अर्थयुक्त होना है। आम शब्द का अपना एक अर्थ है जो हिंदी भाषी समाज में जाना जाता है, लेकिन यह अर्थ इस शब्द में कहाँ से आया? क्या लाम या ताम कहने पर हमारे मन में कोई अर्थ निकलता है? जिस फल को हम आम कहते हैं, क्या उस फल के किन्हीं गुणों के साथ इन ध्वनियों का संबंध है या नहीं है? क्योंकि हमने खुद कहा था कि हर भाषाई समुदाय अपने ढंग से अर्थ ज्ञात करने के लिए शब्दों का व्यवहार करता है। जिस फल को हिंदी में आम कहा जाता है, उसे तमिल में मांगाई और अंग्रेजी में मैंगो कहा जाता है। ठीक है।
अतः भाषा शब्दों के माध्यम से केवल अर्थ की अभिव्यक्ति मात्र न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक, ज्ञान विज्ञान की विभिन्न उपलब्धियों की अभिव्यक्ति की वाटिका भी होती है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण सामाजिक विरासत है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो भाषा न केवल दृश्यमान जगत से संबंधित वस्तुओं के बारे में अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति का भी साधन है। विचारों की अभिव्यक्ति की शिक्षा हमें अपने समाज से मिलती है। समाज को यह अभिव्यक्ति पूर्व की पीढ़ियों से प्राप्त होती है। इसी को हम उस समाज की वैचारिकता बोलते हैं। जब हम लोग समाज से भाषा अर्जित करते हैं तो उसके साथ ही उसकी वैचारिकता को भी अर्जित करते हैं। अतः भाषा शब्दों के माध्यम से केवल अर्थ की अभिव्यक्ति मात्र न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक आदि आदि की अभिव्यक्ति होती है। भाषा के सामाजिक स्तर भेद। सामाजिक स्तर भेदों को सामाजिक स्तर भेद को ऐसे नहीं लिया जा सकता और न ही इनका प्रयोग ऐसे ही किया जा सकता है। इनका एक अपना महत्व होता है। जैसे दो बचपन के दोस्त बात बात में सुन बे, अबे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये अनौपचारिक लैंग्वेज, अनौपचारिक भाषा के रूप में जानी जाती है। लेकिन औपचारिक औपचारिक भाषा जिसका प्रयोग स्कूल, दफ्तर आदि में होता है। हम भाषा के विशेषकर शब्दों की दृष्टि से भाषा के दो स्पष्ट स्तर पहचान सकते हैं, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। जैसे सभा, सोसाइटी, कार्यालयों, विशिष्ट विषयों पर परिचर्चा की भाषा औपचारिक होती है, जिसमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना पड़ता है। कक्षा अध्यापक की भाषा, व्यापारियों की भाषा, मजदूरों की भाषा, इन सब में अंतर आपको सहज ही पहचान में आ जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज, औपचारिक भाषा, उनको एक ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि जगहों पर औपचारिक भाषा का यूज होता है। अनौपचारिक भाषा घर परिवार में एक दूसरे से बात करते हुए अनौपचारिक भाषा का यूज होता है। उदात्त कथन। उदात्त कथन क्या होता है? उदात्त कथन केवल अमंगल सूचक प्रयोगों से बचने के लिए ही नहीं, अभद्रता दूर कर शिष्टता लाने के लिए भी किया जाता है। जैसे अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर हम यह नहीं कह सकते कि मेरे चाचा जी, मामा जी या बहनोई मर गई। ऐसे वाक्य बोलने में भी अभद्र भद्र लगते हैं और इनका कोई भाव भी अच्छा नहीं होता। इनको अच्छा प्रयोग, इनका अच्छा यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए मृत व्यक्ति के लिए आदर सूचित करते हुए हम सुसंस्कृत शब्दों में यूज करेंगे। वे दिवंगत हो गए, वे देहावसान हो गए, वे स्वर्गवासी हो गए। इन्हें भाषा विज्ञान में से उदात्त कथन कहा जाता है। इसी तरह विधवा होने के लिए मांग का सिंदूर पोंछना, सुहाग उजड़ना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में हम अमंगल को सामान्य व्यवहार के शब्दों में भिन्न शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं। इससे मृत्यु, वैधव्य आदि अशुभ और अप्रिय स्थितियों की शिष्ट एवं उदात्त अभिव्यक्ति होती है। जैसे सामान्य शब्द सांप है तो उसका उदात्त शब्द क्या है? कीड़ा। चेचक को माता या शीतला बोलते हैं। मौत को देहांत या निधन बोलते हैं। अब ये बोध प्रसंग 1 और 2 दिया हुआ है, अभ्यास दिया हुआ है। इनको पीछे सोल्व करके दिया गया है, जिनको आप इजीली कर सकते हैं। आगे है शब्दों के विभिन्न स्रोत। स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 प्रमुख वर्ग हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं, अर्थात संस्कृत के समान शब्द, जैसे बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्य, मैत्री आदि। ये संस्कृत से लिए गए तत्सम शब्द हैं। यहाँ एक बात साफ करना आवश्यक होगा कि हिंदी में सारे तत्सम शब्द यथावत नहीं लिए गए हैं। कुछ शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको यूज किया गया है। जैसे संस्कृत शब्द में बालक का विसर्ग हटाकर बालक लिखा गया है, पुस्तकम का मैं छोड़ दिया गया है। अब तद्भव शब्द,
तद्भव शब्द भी संस्कृत के मूल के हैं। मूल रूप में लिए गए शब्द नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक क्रम में बदले हुए रूप में हिंदी में आए हैं। जैसे क्रम को काम, हस्त को हाथ, सूर्य को सूरज, चंद्र को चांद, वर्ष को वर्ष, सर्प को सांप, आम्र को आम। वैसे ही देशज, देशज का क्या मतलब है? देशज वे शब्द हैं जिनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं है। ये न संस्कृत मूल के हैं, न किसी बाहरी या विदेशी भाषा से आए हैं। ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग उस भाषा भाषी समाज में ही आरंभ होता है, अर्थात सही मायने में भाषा के अपने शब्द हैं। जैसे लड़का, खिड़की, पेड़ आदि देशज शब्द हैं। बाहरी शब्द यानी विदेशी शब्द। ये शब्द बाहर के स्रोतों से आए हैं, जिन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए 3 उपवर्गों में विभक्त किया जा सकता है। आर्य परिवार की भाषा से आए, भारत के अन्य भाषा परिवारों से आए शब्द और विदेशी भाषाओं से आए शब्द। अब जो आर्य परिवार की भाषाओं से आए हैं वो है मराठी, बंगला। मराठी में जैसे चालू, लागू, बंगला में गल्प। भारत की जो अन्य भाषा परिवारों से हैं वो है द्रविड़, मुंडा। द्रविड़ में है मीन, इडली, सांभर। मुंडा में कोड़ी, जिसको 20 की संख्या बोला जाता है। अब विदेशी भाषाओं से जो आए शब्द हैं ये हजारों की संख्या में है। जैसे अंग्रेजी से साइकिल, रेल टिकट, स्टैम्प, पुलिस, स्टोव, टेलीफोन, फोटो। इनको हम अपने दैनिक यूज में लाते हैं, जिससे हजारों अरबी फारसी के शब्दों का हिंदी में आगमन हुआ है। अरबी, फारसी, तुर्की, इनको भी हम अपने दैनिक भाषा में प्रयोग करते हैं। अरबी के हैं औरत, गुनाह, तकदीर, फरिश्ता, मन्नत, ताबीज आदि। फारसी खुदा, खजांची, खुशामद, जमीन, सरकार, सिफारिश, अंगूर। तुर्की के हैं तोप, तमगा, दरोगा, बारूद, बंदूक, कुली, बेगम, बहादुर। इन सारे शब्दों को हम धड़ल्ले से अपनी लैंग्वेज डेली के यूज करते हैं। अब शब्द भाषा का अर्थ पक्ष। नीचे ये अभ्यास दिया गया है जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों का पूछा गया है। ये बैक एक्सरसाइज में भी है, जिनको इजीली किया जा सकता है अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो। शब्दों का अर्थ पक्ष है। भाषा, शब्द भाषा के अर्थ के वाहक हैं। शब्दों के माध्यम से हम अपने मन में निहित अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन शब्द और अर्थ का संबंध तलवार और म्यान की तरह नहीं है। अर्थात यह नहीं है कि हर शब्द का एक ही अर्थ हो। कहीं एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और कहीं 2-3 शब्दों का एक अर्थ होता है। शब्द और अर्थ के संबंध पर विचार करने के लिए हम उन्हें 5 प्रकारों में विभक्त करते हैं। समरूपी शब्द, पर्याय शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और सहप्रयोग शब्द। समरूपी शब्द कौन से होते हैं? कुछ शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकालते हैं। जैसे पर को क्या बोलेंगे? पंखा, पंख, लेकिन, ऊपर, कल, दूसरा दिन, मशीन, चैन, मगर, लेकिन, एक प्राणी। अब पर्याय यानी कि पर्यायवाची। जब एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है तो पर्याय कहलाते हैं। इन शब्दों को क्या बोला जाता है व्याकरण में? पर्यायवाची। जैसे सूरज के लिए सूर्य, भानु, रवि, दिवाकर, आफताब यूज किया जाता है। चंद्र, चंद्रमा, राकेश, महताब, चांद, निशाकर। कमल के लिए पंकज, नीरज, राजीव, पद्म, अंबुज, सरोरु, सरसिज आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन से होते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, ठंडा, गर्म, अच्छा, बुरा, गरीब, अमीर। ऐसे ही कुछ विलोमार्थी शब्द हैं। अब खट्टा, मीठा, लाल, हरा, ये भी विलोमार्थी शब्द हैं? नहीं, ये वास्तव में विलोम की स्थिति नहीं है। ये अलग अलग स्वाद सूचित करने वाले कुछ शब्द हैं, जिनमें हर शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं, विरोधी नहीं होते। इसी तरह रंगों के सभी शब्द एक समूचय के रूप में आते हैं, एक सेट के रूप में आते हैं। लाल, पीला, हरा आदि शब्दों का अपना अपना अर्थ क्षेत्र है, लेकिन लाल, हरा का विलोम नहीं है। कुछ लोग पति पत्नी आदि शब्दों को भी विलोम बोलते हैं।
ये दोनों शब्द पति पत्नी के परस्पर संबंध को सूचित करते हैं। अगर कै ख का पति है तो ख कै की पत्नी है। इन्हें हम द्वंद्ववाचक शब्द कह सकते हैं। आगे है अनेकार्थी शब्द। भाषा के कुछ शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे बात, बात को मामला भी बोल सकते हैं, उक्ति, बातचीत, चर्चा का विषय, झगड़ा आदि। सहप्रयोग। सहप्रयोग शब्द एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अर्थ की दृष्टि से हत्या कहने पर पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, सजा आदि शब्द ध्यान में आते हैं। रेगिस्तान से गर्मी, ऊंट, नखलिस्तान आदि शब्द जुड़े हुए हैं। इनका एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सहप्रयोग करने वाले अन्य शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए एक शब्द को सीखते समय हमारे लिए अन्य समक्षेत्रीय सहयोगी शब्दों को भी सीखना आवश्यक हो जाता है सहप्रयोग में। शब्द निर्माण। शब्द निर्माण कैसे होता है? भाषा के शब्द बनते कैसे हैं? हम अधिक शब्द कैसे बना पाते हैं? भाषा के अपने शब्द भाषा बोलने वाले समाज में सदियों से चले आ रहे हैं। सामाजिक व्यवहार में शब्दों की रचना में काट-छाँट होती रहती है। शब्दों के को नए-नए अर्थ मिलते हैं। कुछ पुराने शब्द छूट जाते हैं, कुछ नए शब्द व्यवहार में आ जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो भाषा एक सामाजिक संपदा है। शब्दों का विकास सामाजिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें प्रयुक्त शब्दों का निर्माण व्याकरण के नियमों के अनुसार ही होता है। मूल शब्द में प्रत्ययों को जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है। जैसे बच्चा प्लस पन। बच्चा मूल शब्द है, पन अवस्था सूचित करने के लिए उसे व्युत्पन्न शब्द है, तो क्या बनता है? बचपन। इस प्रकार के शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प, पन, तव आदि। क्रिया रचना में कर मूल शब्द है। किया, करता, करना, करेगा आदि क्रिया रूप व्युत्पन्न शब्द है। एक मूल क्रिया रूप जिसे व्याकरण में बोला जाता है धातु से सैकड़ों शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। मूल शब्द में प्रत्ययों को जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है। क्या सहायता होने की अवस्था को हम सहायतापन कह सकते हैं, या भूख होने की अवस्था को भूखापन कह सकते हैं? नहीं। आप स्वयं भी जानते होंगे ये दोनों शब्द सही नहीं है। अवस्था सूचित करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हर जगह पन प्रत्यय लगाया जाए। पन के साथ हिंदी में अवस्था सूचित करने के लिए पा, ता, तव आदि अन्य प्रत्यय भी हैं, जैसे बुढ़ापा, मनुष्यता, महत्व। एक भाषा भाषी समुदाय ही निश्चित करता है कि कौन से प्रत्यय किस मूल शब्द के साथ लगाए जाएंगे। इस प्रकार शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया समाज द्वारा नियंत्रित होती है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रत्यय हैं व्युत्पन्न प्रत्यय। व्युत्पन्न प्रत्यय वे हैं जिससे हम अर्थ में विस्तार करते हैं। व्युत्पन्न प्रत्ययों की चर्चा ऊपर की गई है। मूल शब्द में जैसे बूढ़ा प्लस पा, बुढ़ापा, तो पा क्या है? व्युत्पन्न शब्द। जैसे बचपन शब्द में बच्चा का बदला हुआ रूप देख सकते हैं। घुड़सवारी में घोड़ा शब्द का दूसरा रूप देख सकते हैं। व्युत्पन्न प्रत्यय से वास्तव में नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। इससे शब्दावली में भी वृद्धि होती है। दूसरे प्रकार के जो प्रत्यय हैं वो हैं रूपात्मक प्रत्यय। एग्जाम्पल के लिए लड़के आए या लड़कों को बुलाओ। को लगने के कारण लड़के का रूप लड़कों बन गया। ओ प्रत्यय है, लेकिन इस प्रत्यय से शब्द के रूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थ में नहीं। उपसर्ग। कुछ प्रत्यय शब्द के आरंभ में आ जाते हैं, जैसे अ प्लस कारण, अकारण, बे प्लस रहम, बेरहम, ना प्लस पसंद, नापसंद। यहाँ ए, बे, ना आदि क्या है? विलोमार्थ सूचित करने वाले प्रत्यय हैं जो शब्द से पहले आते हैं। व्याकरण में इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। कुछ विद्वान इन्हें पूर्व प्रत्यय भी कहते हैं। शब्द रचना। शब्द रचना दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे जिन्हें हम और छोटे रूपों या खंडों में बांट नहीं सकते, जैसे घर, आग, देश, काम, जल, प्रेम शब्द आदि। व्युत्पन्न शब्द कौन से होते हैं?
वे शब्द जो मूल शब्दों में प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ने से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अति, अधिक, अतिवृष्टि, अधि ऊपर, अधिकार, अनु पीछे, अनुगमन, दुर्दिन दु बुरा, नि बिना के पक्ष में, निर्भय, परा उल्टा, पराजय। ऐसे ही अरबी, फारसी, इनके भी उपसर्ग होते हैं, जैसे ना नहीं के अर्थ में है नापसंद, ला नहीं के अर्थ में लाचार, बे बेचारा, ब बखूबी, बे बेमिसाल। कर्ता सूचक प्रत्यय। अब व्युत्पन्न शब्द में भी प्रत्यय के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कर्ता सूचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, विशेषण सूचक प्रत्यय, लघुता सूचक प्रत्यय और लिंग सूचक प्रत्यय। कर्ता सूचक प्रत्यय कौन से हैं? जिनसे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, जैसे सुनार, लुहार, इनमें आर क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। एरा, सपेरा, लुटेरा, हारा, लक्कड़हारा, मछुआरा। अब ये किसका बोध करवा रहे हैं? कर्ता का, लक्कड़हारा, देखिए लकड़ी काटने वाला, मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। वैसे ही भाववाचक प्रत्यय, जैसे ई, लंबाई, मिठाई, कलाबाजी, जादूगरी, पा से बुढ़ापा, मोटापा, आहट से घबराहट, चिकनाहट आदि। विशेषण सूचक प्रत्यय कौन से होते हैं? मालदार, असरदार। मिकदार क्या है? प्रत्यय शब्द है, विशेषण सूचक प्रत्यय है। कर क्या है? जैसे भयंकर, कारी से आज्ञाकारी, द से दुग्ध, सुग्ध, नाक से शर्मनाक, खौफनाक आदि। लघुता सूचक प्रत्यय, जो किसी शब्द को, बड़े शब्द को छोटा रूप प्रदान करे। लघुता मतलब छोटा। जैसे डिब्बा, डिब्बा शब्द आते ही एक डिब्बे से बड़े शब्द का, बड़े उसके अर्थ का बोध होता है। डिब्बा से डिबिया, डिबिया बोलते ही हमारे दिमाग में एक छोटा सा, छोटी सी डिब्बी, उसका चित्र प्रतिबिंबित होता है। बेटी से बिटिया, खाट से खटिया, कटोरा से कटोरी, पहाड़ पहाड़ी, नद नदी। लिंग सूचक प्रत्यय। लिंग मतलब जेंडर, जेंडर लिंग सूचक प्रत्यय, जैसे ई से केले वाली, चाची। इन, सुनारिन, मछुआरिन, नी हथिनी, वती मती यानी सत्यवती, श्रीमती। ये सब क्या है? इनके एग्जाम्पल हैं। व्युत्पन्न शब्दों का दूसरा प्रकार यह वह है जिससे दो शब्द मिलते हैं। इस प्रकार से निर्मित शब्द को समस्त पद या सामसिक शब्द की संज्ञा दी जाती है। शब्द निर्माण में प्रत्ययों की भांति ही समास रचना का भी विशेष महत्व है। हम यहाँ समास के विस्तृत विश्लेषण में नहीं जाएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है। 3 समासों की चर्चा यहाँ पे की गई है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? जो दो शब्दों के बीच में किसी कारक का संबंध छिपा रहता है, उस कारक संबंध को वाक्यांश के रूप में प्रकट करते हैं। अब विभक्तियां आपने पढ़ी होंगी, कर्ता ने, क्रम को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान के लिए, अधिकरण में, पर। तो समास यहाँ पे क्या है? राजपुत्र विस्तृत है, विस्तृत पदबंध क्या बनेगा इसका? राजा का पुत्र। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। शत्रुहंता, शत्रु को मारने वाला। ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास, इस समास में दो ऐसे शब्द आते हैं जो मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों शब्दों के बीच में और या फिर या छिपा होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, गाय बैल, गाय और बैल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, हार जीत, हार और जीत। बहुव्रीहि समास, इस समास में दो शब्द मिलकर तीसरा ही अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर, पीत वस्त्र, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, भगवान विष्णु। वीणा पाणी, वीणा प्लस पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, वह व्यक्ति जिसके हाथ में वीणा हो। तो ये तीसरे उसका अर्थ प्रकट करते हैं। प्रतिबिंबित शब्द कौन से होते हैं? एको वर्ड्स, प्रतिबिंबित शब्द।
बस में एक सहयात्री घबरा कर जेब टटोल रहा है। हम उससे पूछेंगे क्या पैसे वैसे खो गए? अब यहाँ पैसे एक शब्द है और वैसे क्या है? उसका प्रतिबिंबित शब्द है। यहाँ वैसे का कोई अर्थ नहीं है, न ही हम सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। पैसे वैसे से यहाँ मतलब है कि क्या पैसे से अलग कोई और वस्तु है जो खो गई है। लेकिन जब किसी को तनख्वाह मिलती है तो उसको लेकर हम ये प्रश्न नहीं कर सकते कि कितने पैसे वैसे मिले। ये उचित नहीं है। ऐसे शब्दों को हम प्रतिबिंबित शब्द बोलते हैं। जैसे वह कोई काम वाम नहीं करता, यानी कि नौकरी, अपना धंधा आदि। तुम्हें घर वर मिला कि नहीं, रहने का कोई स्थान। तो ये वाम, वर, वैसे ये शब्द प्रतिबिंबित शब्द कहलाते हैं। पुनरुक्त शब्द, यह द्वंद्व समास की तरह दो शब्दों के योग से बनता है, लेकिन दोनों शब्द समान होते हैं। पुनरुक्त मतलब बार बार, जैसे गांव गांव, पल पल, रो रो कर, मीठी मीठी। ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्द, हिंदी में कुछ ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्दों का भी प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जैसे गड़गड़ाना, खनखनाना, खड़खड़ाना, घड़घड़ाना, टप टप, खटपट आदि। सुमित्रानंदन पंत की कविता का एक उदाहरण देखिए। है चहक रही चिड़िया टी बी टी टूट टूट। यहाँ टी बी टी टूट टूट ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्द है जो सहेली के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक है। अनुकरणात्मक शब्द, इस प्रकार से निर्मित शब्दों का आधार अनुकरण होता है। जैसे चम से चमचमाना, चमाचम, और चिप से चिपचिपा, चिपचिपाहट आदि। इस प्रकार के शब्दों का संबंध ध्वनि से न होकर प्रकाश और स्पर्श से है। अनुकरणात्मक शब्दों का एक दूसरा भी रूप है जिसमें दोनों शब्द निरर्थक होकर भी एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे झिलमिल, खलबली, सुगबुगाहट, तामझाम आदि। ये बैक एक्सरसाइज दी गई है, ये पीछे सोल्व की गई है, इसको इजीली किया जा सकता है। अब मुहावरे और लोकोक्तियां। अनेकार्थी शब्दों के प्रसंग में मुहावरेदार प्रयोगों की भी चर्चा की थी। जैसे कानून के हाथ में, हम शरीर के एक अंग को कानून के संदर्भ में देखते हैं, जबकि कानून निर्जीव व्यवस्था है जिसका हाथ नहीं हो सकता। व्यक्ति मुहावरों की सृष्टि नहीं कर सकता। हम मुहावरों को भाषा के अन्य शब्दों की तरह समाज से अर्जित करते हैं। इनके अर्थ की सूक्ष्मता को भी हमें सीखना पड़ता है। जैसे लाल पीला होना अधिक क्रोध का अर्थ देता है, माथे पर बल पड़ना कम क्रोध का अर्थ देता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, विशेषण युक्त संज्ञा या क्रिया। जैसे हाथ डालना, हाथ खींच लेना, हाथ मारना आदि कुछ सामान्य शारीरिक व्यापार हैं। जैसे पानी में हाथ डालना, जेब में से हाथ बाहर खींच लेना, किसी को हाथ से हाथ मारना। इन शब्दों के इस अर्थ को हम अभिधा का यानी सामान्य अर्थ कह सकते हैं। लेकिन ये तीनों प्रयोग मुहावरे के रूप में आते हैं जहाँ इनका अर्थ भिन्न होता है। काम में हाथ डालना का मतलब है कोई नया काम शुरू करना। किसी काम में से हाथ खींच लेना मतलब मदद न करना। हाथ मारना मतलब धोखाधड़ी से पैसे बनाना। लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियों को हम किसी भाषा समुदाय के निरीक्षण की सूक्ष्मता और अनुभव की गहराई को देखते हैं। जैसे बिना पैंदी का लोटा जो किसी भी दिशा में लुढ़क सकता है, दीपक तले अंधेरा, ज्ञान के साथ छिपा ज्ञान आदि भाषा समुदाय के अनुभव के निचोड़ हैं। अब इन मुहावरे और लोकोक्तियों में डिफरेंस करना हो तो मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं जो किससे युक्त होते हैं? विशेषण युक्त संज्ञा या क्रिया से। लोकोक्ति पूर्ण कथन के रूप में एक वाक्य के समान होती है। लोकोक्ति का एक ऐसा वाक्य या उक्ति है जिसका तात्पर्य किसी दूसरे प्रसंग पर लागू किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति खुद तो ठीक से काम नहीं करता लेकिन अपनी अक्षमता का दोष परिस्थितियों पर डाल देता है। तब हम क्या बोलेंगे? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस कहावत में एक समान स्थिति की व्यंजना है। ठीक से नाच न सकने वाला व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता बल्कि आंगन के टेढ़ा होने की बात कहता है। इस तरह लोकोक्ति का अर्थ अधिकतर व्यंजनार्थ होता है, यानी कि उसमें एक अर्थ छिपा होता है। ठीक है।
तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। इकाई 2, संवाद शैली, वाक्यगत संरचना और शैलियाँ, अशुद्धियाँ एवं शोधन। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। भाषा की शब्दावली कैसे बनती है। कुछ शब्द भाषा के अपने होते हैं, कुछ शब्द स्रोतों से आते हैं, कुछ आवश्यकता अनुसार बना लिए जाते हैं। शब्द रचना, जो 3 प्रकार के होते हैं। समास का प्रयोग करना सीखा। तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व समास। प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग सीखा। पुनरुक्त ध्वन्यार्थ व्यंजक और अनुकरणात्मक शब्दों के बारे में जाना। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग देखा। तो ये बैक एक्सरसाइज आपकी इजीली हो सकती है, ट्राई करना। इकाई 2, लोकोक्त, संवाद शैली, वाक्यगत संरचनाएं और शैलियाँ, अशुद्धियाँ एवं शोधन। इस इकाई के अंतर्गत हम वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताओं को पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत वाक्य, वाक्य में पद क्रम, अनुतान, संप्रेषण का उद्देश्य, वाक्य से ऊपर का स्तर, इनका अध्ययन करेंगे। वार्तालाप यानी मूल पाठ और वार्तालाप पर चर्चा करेंगे। ठीक है। किसी भी भाषा का इस्तेमाल सामान्यतः 2 रूपों में होता है, लिखित एवं मौखिक। भाषा का जन्म इसके मौखिक रूप में ही हुआ है। लिखित रूप में भाषा का व्यवस्थित रूप बहुत बाद की घटना है। यहाँ हमारा संबंध भाषा के मौखिक रूप से है, अर्थात यहाँ हम बातचीत में प्रयुक्त भाषा की चर्चा करेंगे। आपस में की जाने वाले बातचीत को हम वार्तालाप या संवाद बोलते हैं। वार्तालाप या संवाद उस भाषा से बहुत अलग होता है जो पुस्तकों में पढ़ी जाती है। लिखित भाषा एक व्यवस्थित तथा व्याकरणिक भाषा होती है। उसका हर एक के लिए निश्चित अर्थ होता है जो उस भाषा में निहित रहता है, किंतु वार्तालाप में ऐसा नहीं होता। वार्तालाप में या संवाद की भाषा व्याकरण के नियमों से बंद कर नहीं चलती। वार्तालाप की भाषा बहुत सहज होती है। वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताएं। वाक्य, भाषा में वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण इकाई है। एक वाक्य में आए हुए शब्द कुल मिलाकर एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे राम ने कल शाम को एक फिल्म देखी। वाक्य शब्दों का ढेर नहीं है कि किन्हीं भी 8-10 शब्दों को एक जगह रख दिया तो उससे वाक्य बन जाता है। जैसे राम, खाना, पैसा, श्याम, उधार, लेना, मांगना। अब ये 8-10 शब्द हैं जिन्हें एक जगह रख दिया और फिर इससे वाक्य बनाने के लिए बोला, तो ये ऐसे वाक्य नहीं बनाया जा सकता। वाक्य में आने वाले शब्द किसी क्रम में एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो। वास्तव में शब्द और वाक्य के बीच एक और कड़ी है जिसे वाक्यांश कहते हैं। शब्द वाक्यांश के रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्य में किसी कर्ता का होना अनिवार्य है और उसके क्रिया व्यापार का उल्लेख आवश्यक है। यही वाक्यांश है, जिसे क्रमशः हम कर्ता और क्रिया वाक्यांश कहते हैं। एक वाक्य में कम से कम 2 वाक्यांश जरूरी है और क्रिया व्यापार के संदर्भ में अन्य बहुत से अर्थों को प्रकट करने के लिए और वाक्यांश जोड़ सकते हैं। अब वाक्य प्रकारों का भी परिचय देना पड़ेगा, जिनमें अनिवार्य वाक्यांशों का उल्लेख नीचे किया गया है। जैसे अकर्मक वाक्य, सकर्मक वाक्य, गंतव्य सूचक वाक्य, द्विकर्मक वाक्य, पूरक वाक्य, क्रम पूरक वाक्य। अकर्मक वाक्य का उदाहरण देखिए, लड़का सोया। लड़का क्या है? कर्ता। सोया क्या है? क्रिया। सकर्मक वाक्य, वह खाना खा रहा है। वह क्या है? कर्ता। खाना क्या है? क्रम। और क्रिया क्या है? खा रहा है। गंतव्य सूचक मतलब, गंतव्य मतलब स्थान। वह कॉलेज गया या गई। वह कर्ता, कॉलेज क्या है? स्थान, गंतव्य, गई क्रिया। द्विकर्मक वाक्य, मैंने उसको पैसे दिए। कर्ता और दूसरा है प्राप्तकर्ता, उसको। पैसे क्या है? क्रम, दिए क्या है? क्रिया। पूरक वाक्य, मुझे बुखार है। ये क्या है? पूरक वाक्य है। कर्ता मुझे, पूरक क्या है? बुखार, और है क्या है? क्रिया। कर्म पूरक वाक्य, मैंने राधा को डॉक्टर बनाया।
उसने कोई क्रम किया है, उसने राधा को क्या बनाया है, डॉक्टर बनाया है, ये उसका क्रम है। मैंने है कर्ता, राधा को क्रम और डॉक्टर बनाया कर्म पूर्वक क्रिया। ये प्रमुख वाक्य प्रकार हैं। ऐसे कुछ अन्य प्रकार भी हैं जिन्हें आप व्याकरण ग्रंथ में देख सकते हैं। कुछ ऐच्छिक वाक्यांश भी हैं जैसे स्थानवाचक, समयवाचक, करणवाचक, प्रयोजनवाचक। स्थानवाचक का मतलब जैसे कमरे में, दीवार पर या किसी भी स्थान का नाम। समयवाचक शाम को या कोई पर्टिकुलर समय से ठीक 7 बजे। करणवाचक चाकू से। प्रयोजनवाचक प्रयोजनवाचक राम के लिए। इसी प्रकार ऐच्छिक वाक्यांशों में अन्य प्रकार भी हैं जो सामान्य वाक्य संरचना में अतिरिक्त अर्थ के लिए जोड़े जाते हैं। एक वाक्य में दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं और पूर्ण अर्थ देते हैं। अब वाक्य क्रम देखिए। एक वाक्य का एक सहज क्रम होता है, जैसे हमने ऊपर 6 वाक्यों का चर्चा की है। अकर्मक वाक्य, सकर्मक वाक्य, गंतव्य सूचक वाक्य, द्विकर्मक वाक्य, पूरक वाक्य और क्रम पूरक वाक्य। तो क्रिया से पूर्व इन वाक्यांश को हम बदले हुए क्रम में भी रख सकते हैं। जैसे कल शाम को मैंने एक फिल्म देखी। अब इसको हम बदल के कैसे लिख सकते हैं, मैंने कल शाम को एक फिल्म देखी। अब इसे एक और रूप में लिखा जा सकता है, मैंने एक फिल्म कल शाम को देखी। तो इसको एक ही वाक्य को कई प्रकार से लिखा जा सकता है, बशर्ते उसका अर्थ वही निकलता है। एक वाक्यांश में एक या अधिक शब्द होते हैं। कुछ निश्चित वाक्यांश प्रकार के साथ ही आ सकते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्ता के साथ कर्ता ने ही आएगा और क्रिया में सहायक क्रिया है आदि आएंगे। वाक्यांश का एक और प्रकार्य है, वाक्यांश कुछ और व्याकरणिक सूचनाएं देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्रिया वाक्यांश में कर्ता के लिंग, वचन आदि की सूचना होती है और क्रिया व्यापार के संदर्भ में उसके बल, अर्थ, मूड आदि की सूचना भी होती है। अब ये नीचे कुछ बोध प्रश्न दे रखा है, इनको सोल्व करके पीछे बैक एक्सरसाइज दी गई है, इनको आसानी से कर लेना। अगर कुछ मुश्किल लगे तो आप पूछ सकते हैं। वाक्य में पदक्रम। हर वाक्य का एक सहज क्रम होता है। बोलचाल की भाषा में इस पदक्रम में आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे सामान्य पदक्रम क्या होगा, आप बाकी पैसे ले लीजिए, लेकिन इसको परिवर्तित रूप में अगर हम देखेंगे तो लीजिए बाकी पैसे आप। इस परिवर्तन का कारण क्या है, हम परिवर्तित पदक्रम में क्रिया को आगे क्यों ले आए? इसका कारण यही है कि वार्तालाप में हम न केवल सूचनाएं देते हैं बल्कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राथमिकता भी देते हैं। प्राथमिकता देने के लिए आमतौर पर क्रिया को वाक्य के शुरू में लाते हैं, अर्थात हम यहाँ क्रिया को प्रमुखता दे रहे हैं। जैसे यदि आप मकान तलाश कर रहे हैं और बहुत कोशिशों के बाद आपको मकान मिला है, तो आप घर आकर क्या बोलेंगे, मिल गया मकान। यहाँ मिलने की बात पर बल है, क्योंकि मकान तो आप पहले से ही फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले से ही ढूंढ रहे हो। मकान का मिलना नई सूचना है, जबकि मकान पहले से परिचित सूचना है। इस तरह नई सूचना को आगे प्रस्तुत करना क्या बोला जाता है, अग्र प्रस्तुति। सामान्य बोलचाल में व्यक्ति सामान्य वाक्य क्रम में अक्सर पूरा वाक्य नहीं बोलता। कभी कभी उत्तर में सिर्फ एक ही शब्द से काम चला लिया जाता है। जैसे आपने उन्हें कितने रुपए दिए थे, 4। तो एक शब्द में उसने अपना पूरा उत्तर दे दिया। अब जैसे कुछ वाक्यों को अधूरा छोड़ दिया जाता है या कुछ बातें श्रोता के समझने हेतु भी छोड़ दी जाते हैं। जैसे तुम मेरे पैसे कल शाम तक लौटा देना, नहीं तो हम जा तो सकते थे लेकिन। तो इन वाक्यों को सामने वाला, सुनने वाला श्रोता पूरा कर देता है अपनी समझ के अनुसार। कभी कभी जो श्रोता है वो वक्ता को वाक्य के आधे में ही रोक देता है और वह अपनी ओर से उसके कथन को पूरा कर देता है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, वह या तो वक्ता के कथन को समझ चुका है
और वक्ता के अनुसार ही वाक्य को पूरा करता है, या फिर श्रोता वक्ता को वाक्य पूरा करने का अवसर दिए बिना उससे भिन्न कथन को अपनी ओर से जोड़ देता है, जिससे वह अपने मतभेद को सामने ला सके। उदाहरण के लिए, यदि वे लोग 10 मिनट के भीतर न आए तो हम लोग चल देंगे, यही कहना चाह रहे थे ना। तो ये श्रोता ने अपनी तरफ से इस लाइन को इसमें जोड़ दिया और इस वाक्य को पूरा किया। अनुतान। अनुतान से तात्पर्य है बोलने के ढंग से। एक ही वाक्य को विभिन्न अनुतानों से बोला जा सकता है और उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे वह चला गया, यह सामान्य सूचक। वह चला गया, यह प्रश्नवाचक। वह चला गया, यह विस्मय बोधक, जिसमें हैरानी हो। एक ही वाक्य में 3 चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह 3 अनुतानों का बोध कराते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह से न केवल विस्मय बल्कि आश्चर्य, प्रशंसा, व्यंग्य आदि अर्थ भी प्रकट होते हैं। अनुतान का भाषा में महत्व क्या है? अनुतान से हम सामान्य बोलचाल में अपने विविध मनोभावों को कुशलतापूर्वक प्रकट करते हैं। ये मनोभाव दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में और सार्थक हो जाते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में आप नाराज होते हैं या सहमत होने का नाटक करते हैं। मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम अनुतान के साथ साथ आवाज ऊंची करना, शब्दों पर बल देना, जिसे व्याकरण में बलाघात कहते हैं, और चेहरे के भावों तथा अन्य आंगिक चेष्टाओं से भी काम लेते हैं। इन समस्त सहयोगी गुणों कार्यकलापों से हम अपने भूत से मनोभावों को प्रकट करते हैं। श्रोता भी इन गुणों को पहचानता है और इसी के अनुरूप वह बातचीत को आगे बढ़ाता है। जैसे श्रोता, एग्जाम्पल के लिए श्रोता, तेवर क्यों दिखा रहे हो? आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। इस कथन में श्रोता दूसरे आदमी के क्रोध को पहचानता है, लेकिन अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है। ऐसे कथन वार्तालाप के वास्तविक संदर्भ को पहचानने में सहायता भी करते हैं। संप्रेषण। संप्रेषण का उद्देश्य सामान्य बातचीत में दूसरे व्यक्ति के कथन में दिए हुए उद्देश्य को पहचानना और उसी के अनुसार अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब माँ बच्चे से बोलती है कि सूरज ढल गया है, तो इसका तात्पर्य यह है कि वे बच्चों को पढ़ने के लिए बैठना चाहिए। इसमें एक अर्थ छिपा हुआ है जो बच्चे समझकर अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं कि उनकी माता उनको पढ़ने के लिए इशारा कर रही है, पढ़ने के लिए बोल रही है। इस आशय को समझने वाले व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करते हैं या प्रतिवक्तव्य करते हैं। जो संदर्भ को न समझने वाला व्यक्ति है वो इस वार्तालाप के अर्थ को नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार जैसे, अरे सारी मिठाई कहाँ चली गई? अभी गोपाल कमरे में गया था, अर्थात उसने सारी मिठाई खा ली होगी। हाँ, मैंने ही खा ली, अर्थात मुझ पर बेकार का संदेह किया जा रहा है। ठीक है, अब वाक्य से ऊपर का स्तर। व्याकरण में आमतौर पर सिर्फ वाक्य की संरचना तक का ही विश्लेषण किया जाता है, लेकिन भाषा वास्तव में अकेले वाक्यों तक सीमित नहीं है। हम अपने विचारों को किसी क्रम में कई वाक्यों द्वारा प्रकट करते हैं। इन वाक्यों का एक दूसरे से संबंध होता है, जिसे अक्सर हम इसलिए, लेकिन, हालांकि आदि संयोजकों द्वारा जोड़ते हैं। यदि ये संयोजक सही न हो तो कुल मिलाकर सही तात्पर्य समझ में नहीं आ सकता। प्रोक्ति। सामान्य रूप से वार्तालाप में भी एक दूसरे के कथन को, संबंध को हम प्रोक्ति के संदर्भ में देख सकते हैं। जैसे रेडियो पर एक निबंध लिखा गया हो तो उस पूरे निबंध का पाठ या वस्तु क्या है? प्रोक्ति है। इस निबंध में सारी बातें रेडियो के कार्य, उपयोग, महत्व के इर्द गिर्द ही होंगी। तो उसी को क्या बोला जाता है? कुल मिलाकर उसी को प्रोक्ति बोला जाता है। विराम चिन्ह। किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञान एवं सही प्रयोग के लिए विराम चिन्हों का अत्यधिक महत्व है। बिना विराम चिन्हों के भाषा को समझना बहुत कठिन होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों की चर्चा है जो हम करेंगे। जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, संयोजक चिन्ह। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए विराम, अर्थात कोमा लगाकर
ठहराव प्रस्तुत करना। इसका प्रयोग 3 अवस्थाओं में होता है। जब एक ही शब्द भेद के 3 या उससे अधिक शब्दों का वाक्य में एक साथ प्रयोग हो, जैसे राम, मोहन, सोहन और हरीश दिल्ली गए। अब राम, मोहन, सोहन ये क्या है? ये किसी के नाम हैं जिनको कोमा लगाकर अलग-अलग दर्शाया गया है। नंबर 2, जब अनेक शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग हो तो अंतिम को छोड़ करके पूर्व तक के शब्द युग्मों के बाद, जैसे लाभ, हानि, सुख, दुख, हार, जीत, ये सभी जीवन के साथी हैं। इनके बीच में हानि लाभ के बाद कोमा, सुख दुख के बाद कोमा, हार जीत के बाद कोमा और पाप पुण्य, सबसे अंतिम वाले को छोड़कर सब उनसे पहले वालों के बीच में क्या यूज किया जाएगा, क्या प्रयोग किया जाएगा? कोमा। इसी प्रकार संबोधन के बाद, जैसे राम जरा इधर आना, किसी भी उक्ति के बाद की के स्थान पर, जैसे गुरुजी ने कहा। अब यहाँ पर बीच में की का प्रयोग हो सकता है। अब उसके प्रयोग के स्थान पर हम कोमा यूज कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा खूब मेहनत करो। यदि वाक्य के बीच में पदांश या वाक्य खंड आ जाएं तो उनके दोनों छोर पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे चिंता चाहे जिस प्रकार की हो मनुष्य को भस्म कर देती है। इसके अतिरिक्त जब उद्देश्य बहुत लंबा हो तो दो वाक्य खंडों के बीच और का लोप हो जाने जैसी स्थितियों में अल्प विराम का प्रयोग होता है। अर्धविराम। अर्धविराम क्या है? सेमी कोलन। अल्प विराम की अपेक्षा जहां अधिक ठहराव अपेक्षित हो वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे पदार्थ का स्तर किस प्रकार ऊंचा हो, छात्र अध्ययन में किस प्रकार तल्लीनता पूर्वक प्रवृत्त हों, उनमें नैतिकता का विकास कैसे हो, परीक्षा भवन में नकल कैसे बंद हो, तथा वे अध्यापक के प्रति भक्तिभाव किस प्रकार प्रकट करें। उपविराम। अर्धविराम की अपेक्षा जहां अधिक ठहराव अपेक्षित हो, यानी कि अल्प विराम, कोमा, कोमा से ज्यादा जिसमें विराम लगता है वो अर्धविराम होता है, लेकिन अर्धविराम से भी ज्यादा जहां पे ठहराव की स्थिति आती है उसको बोलते हैं उपविराम। साथ ही वाक्य जैसी समाप्ति अपेक्षित न हो वहां उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक, निबंध आदि शीर्षक में उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे प्रसाद। प्रसाद यहाँ पे पुस्तक का शीर्षक है। इनके बीच में जिनको हम विसर्ग बोलते हैं उनका यूज करके विचार और विश्लेषण। भारत आरण्यक का देश, आरण्यक का देश, विसर्ग यानी कि उपविराम, अरण्यहीन क्या है? निबंध शीर्षक है। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। जहां वाक्य या मनोभाव पूरा हो जाए वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम स्कूल गया, अब ये वाक्य पूरा है तो यहाँ पे पूर्ण विराम के द्वारा, फुल स्टॉप इंग्लिश में, के द्वारा इस वाक्य को दर्शाया जाएगा। प्रश्नवाचक। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में आता है। जैसे क्या राम स्कूल गया, क्या किसका बोध करवाता है? प्रश्नवाचक। विस्मयादि बोधक। आनंद, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक, एक्सक्लामेटरी बोलते हैं जिसको, का प्रयोग होता है। साथ ही विस्मयादि सूचक शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह, ओ, अरे। संयोजक चिन्ह, हाइफन। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच, जैसे ऊंच नीच, जो सहचर शब्दों के बीच, खाना पीना। प्रतिबिंबित शब्द और सार्थक शब्द के बीच, अनाप शनाप। द्वंद्व समास के दोनों भेदों में पदों के बीच, राम कृष्ण। जब संज्ञा की पुनरुक्ति हो, गांव गांव आदि स्थितियों में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। वार्तालाप। वार्तालाप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। वार्तालाप के दौरान कहीं पर अंग्रेजी के शब्दों का बीच बीच में खुला प्रयोग यानी कि कोड मिक्सिंग, कहीं पर शब्दों का उच्चारण बदला हुआ है, कहीं बातों में अनुतान एवं बलाघात का प्रयोग किया गया है।
वार्तालाप के दौरान सबसे ज़्यादा हिंदी शैली और उर्दू शैली का प्रयोग किया जाता है। वार्तालाप करते हुए हम पूर्ण रूप से भाषा पर निर्भर नहीं होते, अर्थात हम अपनी सारी बात सिर्फ भाषा के माध्यम से ही संप्रेषित नहीं करते, अपितु कुछ भाषेतर तत्व हमारे संप्रेषण का भाग बनते हैं, जैसे आंगिक क्रियाएं, संदर्भ, प्रसंग, प्रतीक आदि। प्रतीक किसको बोलते हैं? सिंबल। अब यहाँ पे एक वार्तालाप दिया गया है। कोई फैमिली है जिसमें श्री वर्मा, श्रीमती वर्मा, मनीष, प्रशांत हैं, प्रतिभा है जो किसी गर्मियों की छुट्टियों के लिए किसी टूर पे बात कर रहे हैं, जिसमें पूरी कोड मिक्सिंग की गई है। इंग्लिश के शब्दों का यूज किया गया है। श्रीमती वर्मा की टोन में, शैली में अलग शब्दों का यूज किया गया है। प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, संयोजक चिन्ह, इनमें सभी का यूज किया गया है। वार्तालाप पर चर्चा। तो ये पैराग्राफ आप वार्तालाप आप पढ़ लीजिएगा। तो इस वार्तालाप में कहीं पर अंग्रेजी के शब्दों या वाक्यों का बीच बीच में खुला प्रयोग किया गया है, यानी कि खुला प्रयोग मतलब कोड मिक्सिंग। कहीं पे अनुतान, बलाघात का प्रयोग किया गया है। जैसे अनुतान, अनुतान का मतलब हम अपने विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के लिए वार्तालाप में अनुतान का प्रयोग करते हैं। जैसे, वाह, यह तो अच्छी खबर दी आपने, इसमें क्या आश्चर्य, क्या कहा पूरी, यह भी कोई जगह है, इसमें असहमति दर्शाई गई है। पापा जयपुर चलिए ना, इसमें क्या है? अनुरोध। क्या जगह चुनी है, गर्मियों में जयपुर मरना है क्या? असहमति। ओहो, इसमें इतनी बहस करने की क्या जरूरत है, ये एक खिज को दर्शा रहा है। खिज मतलब चिढ़ना, चिढ़ के किसी बात को बोलना। अब बलाघात, वार्तालाप में बलाघात का भी बहुत महत्व है। बातचीत करते हुए हम शब्द या वाक्य में हर जगह बल नहीं देते, कुछ विशेष शब्दों पर ही बल देते हैं। इसका कारण क्या है? हम जिन शब्दों पर बल देते हैं उनके द्वारा हम नई सूचना दे रहे होते हैं। जैसे प्रशांत, पापा जयपुर चलिए ना, जयपुर पे यहाँ पे उसने जोर दिया है। सुना है बड़ी ही सुंदर जगह है, मैंने कहीं पढ़ा है कि वहाँ की हर चीज गुलाबी है। मनीष, कैसी जगह चुनी है, गर्मियों में जयपुर, यानी कि कौन से सीजन में? गर्मियों में। मरना है क्या, इन दिनों लोग पहाड़ पर जाते हैं, पहाड़, इन पर उन्होंने बल दिया है। जयपुर, गर्मी और पहाड़। कोड मिक्सिंग, कोड मिक्सिंग का अर्थ है जब हिंदी भाषा बोलते हुए हम अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी आदि शब्दों का प्रयोग करें तो उसको कोड मिक्सिंग बोला जाता है। या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश बोलते समय हम हिंदी के शब्दों का यूज कर दें या फिर अरबी फारसी के शब्दों का यूज कर दें, तो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हुए हम दूसरी भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, उसको कोड मिक्सिंग बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के सेंटेंस भी यूज किए गए हैं, शब्द भी यूज किए गए हैं। जैसे स्टेशन, पेन, गिलास, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, टीवी आदि। कुछ पूरे पूरे वाक्य भी यूज किए गए हैं। जैसे हैव ए टॉक विद योर फैमिली, यस इट इज अ गुड आइडिया, बट यू शुड हैव एट लीस्ट 10 डेज। इन सबको क्या बोला जाएगा? कोड मिक्सिंग। अब प्रांतीय विशेषताएं। हिंदी भाषा सभी प्रांतों में नहीं बोली जाती, हर प्रांत की अपनी अलग भाषा या बोली है। हिंदी भाषा के भी कई रूप हैं। समस्त उत्तर प्रदेश की भाषा होते हुए भी बनारस और लखनऊ की बोलचाल की हिंदी में बहुत फर्क है। यह अंतर दो प्रकार का होगा, एक तो लहजे का और दूसरा प्रांतीय शब्दों का। बनारस का व्यक्ति जब हिंदी बोलेगा तो बनारस क्षेत्र के शब्द इन लहजे का प्रयोग करेगा। दूसरी ओर जब एक दक्षिण प्रांत का रहने वाला व्यक्ति हिंदी में बोलेगा तो उसकी हिंदी में लिंग वचन की गड़बड़ी जरूर झलकेगी। हिंदी में वार्तालाप करते समय मानक हिंदी के उच्चारण को अपनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मूल पाठ को यहाँ पे पढ़ा गया है।
श्रीमती वर्मा की भाषा पर प्रांतीय प्रभाव भी झलकता है, इसलिए वह मनीष को मनीष, मिश्रा को मिश्रा और खबर को खबर बोलती है। हिंदी शैली और उर्दू शैली। हिंदी लिखते या बोलते समय कुछ लोग संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का अधिक इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं उसको हिंदी शैली बोला जाता है, और जो अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं उसको उर्दू शैली बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए उर्दू में जरूरत, हिंदी में आवश्यकता। उर्दू में दाखिला, हिंदी प्रवेश। कोशिश, प्रयास। लफ्ज, शब्द। एहसास, महसूस। दिमाग, मस्तिष्क। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हिंदी शैली और उर्दू शैली के दिए गए हैं। गुफ्तगू, बातचीत। ख्वाब, स्वप्न। तो ये उर्दू शैली और हिंदी शैली के शब्द दिए गए हैं। अब इसका सारांश क्या है? वार्तालाप या संवाद भाषा का वह मौखिक रूप है जो लिखित भाषा से भिन्न होता है। लिखित भाषा व्याकरण का अनुकरण करती हुई चलती है, किंतु मौखिक भाषा में व्याकरण लचीला होता है। वार्तालाप या संवाद करते हुए कोड मिक्सिंग करना, भाषा में प्रांतीय शब्दों का आ जाना, टूटे हुए वाक्य बोलना, किसी के मुंह की बात छीन लेना आदि मौखिक भाषा की विशेषताएं हैं। वार्तालाप करते हुए हम पूर्ण रूप से भाषा पर निर्भर नहीं होते, अर्थात हम अपनी सारी बात सिर्फ भाषा के माध्यम से ही संप्रेषित नहीं करते, अपितु कई भाषेतर तत्व हमारे संप्रेषण का भाग बनते हैं, जैसे आंगिक क्रियाएं, संदर्भ, प्रसंग, प्रतीक आदि। तो इकाई 2 संवाद शैली। वाक्यगत संरचनाएं और शैलियां, अशुद्धियां एवं शोधन यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम इकाई करेंगे 3। इकाई 3 सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण। पत्र लेखन के प्रकार। सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण। इस इकाई के दौरान हम पत्र लेखन के प्रकार, जो अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र होते हैं, सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया, जो टिप्पण, प्रारूपण, प्रारूपण यानी मसौदा लेखन, सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना और संकल्प, पृष्ठांकन, इन सब का अध्ययन करेंगे। अब इस इकाई को लिखने का उद्देश्य क्या है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है? लिखित भाषा के अनौपचारिक तथा औपचारिक रूप में अंतर कर सकेंगे, अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्र लिख सकेंगे, सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया की चर्चा कर सकेंगे, टिप्पण और प्रारूपण का महत्व बता सकेंगे, कार्यालय में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के पत्रों में अंतर पहचान सकेंगे, प्राप्त पत्र पर टिप्पणी लिख सकेंगे और पत्र का प्रारूप यानी स्ट्रक्चर, ढांचा तैयार कर सकेंगे। ठीक है। पत्र हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। हम सभी पत्र लिखते हैं और हमारे पास पत्र आते भी हैं। जैसे आप अपने मित्र को, परिवार के सदस्यों को पत्र लिखते हैं। यदि आपके आसपास के इलाके में किसी सार्वजनिक सुविधा की जरूरत है तो इसके लिए आप संबंध अधिकारी को पत्र लिखते हैं। यदि विद्यालय या कार्यालय से छुट्टी लेनी है तो आप पत्र लिखते हैं। इसी तरह यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आवेदन पत्र लिखते हैं। कोई जानकारी पाना या देना चाहते हैं तो पत्र लिखकर पूछते या देते हैं। कोई शिकायत करना चाहते हैं तो पत्र के माध्यम से करते हैं। इस तरह हमारे जीवन में के बहुत से कामकाज पत्रों के माध्यम से चलते हैं। पत्र से हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, ऐसी विस्तृत सूचनाएं भेज सकते हैं जिन्हें मौखिक रूप से भेजना संभव नहीं है। अनेक ऐसी सूचनाओं को क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से दे सकते हैं जिन्हें यदि मौखिक रूप से दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि सुनने वाला याद ही न रख पाए। इसके अलावा पत्र में दी गई सूचना एक लिखित दस्तावेज होती है। आवश्यकता पड़ने पर उसे फिर से देखा जा सकता है तथा उसका हवाला दिया जा सकता है। सॉरी स्टूडेंट, बैकग्राउंड के लिए।
तरह के हवाले या संपर्क की जरूरत हमारे दैनिक जीवन में तो कभी कभार ही पड़ती है, किंतु शासकीय मामलों में इसका पर्याप्त महत्व होता है। शासकीय मामले, सरकारी कामकाज। सरकारी कामकाज के संचालन में पिछले पत्र सूचना, संदर्भ, उदाहरण या प्रमाण के रूप में काम आते हैं। यानी को उसको बोला जाता है डाटा। डाटा के रूप में उन पत्रों को संभाल कर रखा जाता है। व्यक्तिगत या सामान्य पत्र भी कभी कभी सार्वजनिक महत्व के होते हैं। समाज में विशेष व्यक्तियों जैसे साहित्यकारों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों आदि द्वारा अपने संबंधियों या मित्रों या सहयोगियों को लिखे गए पत्रों से उनके जीवन और व्यक्तित्व की जानकारी तो मिलती ही है, साथ में उनके सृजनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ता है। इस इकाई में हमारा उद्देश्य आपको पत्र लिखना सिखाना है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, आई मीन ऑफिशियल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, और अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों मित्रों को कैसे लिखे जाते हैं। अब बचपन में आप सबने सामान्य पत्र लिखना, स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना सबने सीखा है, सबने लिखे भी हैं। किंतु यहाँ पर पत्र की जरूरत जीवन के विविध क्षेत्रों में पड़ती है। यदि आप सही ढंग से पत्र नहीं लिख पाते हो तो सकता है कि बात आप कहना चाह रहे हो उसे पत्र पाने वाला ठीक तरह से न समझ पाए और आपके काम में कोई अनावश्यक रुकावट आ जाए। तो पत्र लिखने के नियम क्या होते हैं, कैसे लिखना चाहिए, ये सब इस इकाई के दौरान हम अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन दो तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। हमारे जीवन में व्यवहार के कई पक्ष होते हैं। अपने विद्यालय में अध्यापक से या अपने कार्यालय में अपने अधिकारी से बात करने का हमारा तौर तरीका वह नहीं होता जो हम सामान्य या अपने घर में या अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं उस समय होता है। जिस तरह हमारे मौखिक संप्रेषण के दो रूप होते हैं, उसी तरह हमारे लिखित संप्रेषण के भी दो रूप होते हैं। विशेष रूप से जब पत्र व्यवहार में ये काफी स्पष्ट होते हैं। जो दो रूप हैं वो कौन से हैं? औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इनमें परिवार के सदस्यों या मित्रों की बातचीत का निजीपन होता है, अतः पत्र की भाषा शैली का कोई विशेष कठोर नियम नहीं होता। अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं। आप जिसे व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं उससे आपके संबंध औपचारिक नहीं होते, अतः भाषा की शैली ज्यादा मुश्किल नहीं होती। इसमें माता पिता और बच्चों के बीच, पति पत्नी के बीच या मित्रों के बीच लिखे जाने वाले पत्रों के विषय में बहुत विविधता होती है। यह विविधता वस्तुतः उतनी ही व्यापक होती है जितना कि मानव स्वभाव और मानव जीवन की स्थितियां। इसलिए ऐसे पत्रों में केवल समाचार भी दिया जा सकता है, किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है, गहन भावनाओं की अभिव्यक्ति भी हो सकती है, उपदेश और तर्क भी हो सकता है, शिकायत भी हो सकती है। यहाँ इन सभी स्थितियों तथा लिखने वाले और पाने वाले के अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि ये पत्र केवल लिखने वाले और पाने वाले के बीच संवाद स्थापित करते हैं, किसी तीसरे के लिए नहीं होते। अनौपचारिक पत्रों में काफी विविधता और कोई खास नियम इन पर लागू नहीं होता। तथापि पत्र के ऊपरी ढांचे के संबंध में एक सामान्य पद्धति का चलन है जिसका आमतौर पर पालन किया जाता है। वो क्या है? अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र लिखते समय लिखने वाले का पता और तारीख सबसे दाईं ओर लिखी जाती है। दाईं ओर मतलब राइट साइड। उसके बाद बाईं ओर लेफ्ट साइड। पत्र पाने के लिए संबोधन होता है। यह संबोधन बड़ा ही व्यक्तिगत होता है, यानी माता पिता या अन्य सामान्य व्यक्तियों के लिए अक्सर हम कौन से शब्द यूज करते हैं? आदरणीय, माननीय, इन सब का प्रयोग करते हैं। बराबर वालों या छोटों के लिए हम प्रिय विशेषण का प्रयोग करते हैं। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अक्सर उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जो या तो व्यक्तिगत रूप से ज्यादा परिचित नहीं होते या फिर जिनके संबंध काफी औपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्रों में कई तरह का पत्र व्यवहार शामिल होता है।
जैसे व्यावसायिक पत्र, विविध संस्थाओं के प्रधान और समाचार पत्रों के संपादक से अनुरोध या शिकायत के पत्र, आवेदन पत्र, सामान की खरीद के पत्र और सरकारी पत्र। औपचारिक पत्रों की भाषा शैली और लेखन पद्धति विशिष्ट और निश्चित होती है। हालांकि इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, फिर भी इसका रूप आकार लगभग सुनिश्चित होता है। इस दृष्टि से हर प्रकार के औपचारिक पत्र लिखने का एक खास तरीका होता है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी औपचारिक पत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं। औपचारिक पत्र लंबे नहीं लिखे जाने चाहिए, क्योंकि पत्र चाहे वह व्यापार से संबंधित हो या शासकीय कामकाज से, पढ़ने वाले व्यक्ति के पास बहुत अधिक समय नहीं होता। इसलिए अपनी बात को संक्षेप में लिखिए, स्पष्ट भाषा में लिखिए। ऐसे पत्र में प्रमुख मुद्दों का उल्लेख होता है, जिनका विस्तार से विश्लेषण नहीं किया जाता। इसलिए ऐसे पत्र का आकार एक या एक से अधिक 2 टंकित पृष्ठों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पत्र में कही गई बात में यथातथ्यता और उचित क्रम निर्वाह भी जरूरी है। औपचारिक पत्र में निजीपन की गुंजाइश नहीं होती। इसकी भाषा में अटपटापन या रूखापन भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाले को अस्पष्ट या बुरी लगे। ऐसे पत्रों में सहज विनम्र भाषा का भी इस्तेमाल होना चाहिए। अब आवेदन पत्र लिखने के लिए कौन कौन से नियम हैं? आवेदन पत्र कई तरह के हो सकते हैं, जैसे नौकरी के लिए, छुट्टी के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, किसी विशेष अनुमति या सुविधा के लिए। नंबर 1 कौन कौन से मेन पॉइंट हैं? नंबर 1, आवेदन पत्र की शुरुआत बाईं ओर से ऊपर से की जाती है। बाईं मतलब लेफ्ट साइड से। सबसे पहले सेवा में लिखा जाता है, फिर अगली पंक्ति में उस अधिकारी का पद नाम और उससे अगली पंक्ति में उसका पता लिखा जाता है। संबोधन के रूप में महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि आवेदन पत्र नौकरी के लिए है तो नौकरी के विज्ञापन का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें विज्ञापन की तारीख और संख्या आदि का उल्लेख होता है। फिर मुख्य विषय की शुरुआत निवेदन के रूप में की जाती है, अतः वाक्य अक्सर निवेदन है कि शब्दों से शुरू किया जाता है। फिर पत्र के अंत में शिष्टाचार के रूप में हम धन्यवाद या सधन्यवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। अंत में सब निर्देश के रूप में दाईं ओर, दाईं मतलब राइट साइड, भवदीय, प्रार्थी, विनीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है, अपना पता लिखता है। यहाँ पर बाईं ओर तारीख लिखी जाती है। अब इसमें एक नौकरी के लिए आवेदन पत्र का नमूना दिया गया है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। कुछ समझ ना आए तो आप नोट करके रखिएगा, कल आप पूछ सकते हैं। अब है व्यावसायिक तथा व्यापारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में औपचारिक पत्रों में व्यापारिक तथा व्यावसायिक पत्रों को लिखने का ढंग काफी सुनिश्चित होता है। ये पत्र विभिन्न व्यापारियों या व्यावसायिक संगठनों के बीच आपसी व्यापार के संबंध में लिखे जाते हैं या फिर ग्राहक को व्यापार की दृष्टि से लिखे जाते हैं। इनके बारे में ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं कि ये पत्र अक्सर संस्था के लेटर हेड पर लिखे जाते हैं, जिस पर संस्था या फर्म का नाम, पता, फोन नंबर, तार का पता आदि छपा होता है। अक्सर किसी विषय में व्यावसायिक पत्र व्यवहार काफी समय तक चलने की संभावना होती है, इसलिए इन पत्रों पर पत्र संख्या अवश्य दी जानी चाहिए ताकि अगले पत्रों में उसका संदर्भ दिया जा सके। पत्र संख्या को क्रमांक बोला जाता है। इसके नीचे उस व्यक्ति की या संस्था आदि का नाम, पता लिखा होता है। संबोधन के लिए प्रिय, महोदय शब्द का प्रयोग होता है। यदि पत्र एक से अधिक व्यक्तियों को संबोधित हो तो महोदय गण संबोधन का प्रयोग नहीं होता, भले ही अंग्रेजी में इसके लिए सर शब्द का प्रयोग होता है। महोदय गण नहीं लिखा जाएगा, महोदय ही लिखा जाएगा। इसके बाद सब निर्देश में भवदिया लिखा जाता है। यदि पत्र के साथ कोई अन्य कागजात भेजे जा रहे हैं, अर्थात किसी अन्य पत्र या करार आदि की प्रति, कोई नियमावली या सूची आदि भेज रही हो, तो उसका उल्लेख बाईं ओर, आई मीन लेफ्ट साइड, नीचे संलग्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। व्यवसायिक पत्र का एक स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है ऐसे ही, जिसमें ऊपर पत्र संख्या है, दिनांक है, पर प्रकाशक प्रबंधक, हिंदी ग्रंथ ऐसे, प्रिय महोदय, नीचे सब्जेक्ट दिया हुआ है पूरा, भवदीय, सदानंद मिश्र, संलग्न पुस्तक सूची। अब सरकारी पत्राचार
औपचारिक पत्र व्यवहार का एक अन्य रूप है सरकारी या शासकीय पत्राचार। यह पत्राचार या पत्र व्यवहार सरकार के विभिन्न विभागों के बीच तथा सरकार और अन्य संस्थाओं के बीच होता है। जब किसी सरकारी कार्यालय में कोई पत्र आता है तो उसका निपटान केवल मौखिक चर्चा के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्यालय में जो भी पत्र आता है वह वहां के किसी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संबंधित न होकर उसकी पदीय हैसियत से संबंधित होता है। यह पत्राचार या पत्र व्यवहार सरकार के विभिन्न विभागों के बीच तथा सरकार और अन्य संस्थाओं के बीच होता है। भारतीय शासन प्रणाली मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है। इसमें शासन व्यवस्था का कार्य विभिन्न मंत्रालयों को बांट दिया जाता है। काम का बंटवारा प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक मंत्रालय का कार्यभार एक या एक से अधिक मंत्रियों को सौंप दिया जाता है। मंत्रालय की प्रशासनिक जिम्मेदारी सचिव की होती है। मंत्रालय के कार्यों के विस्तार को देखते हुए उसे विभिन्न विभागों, सकंदों, प्रभागों, शाखाओं और अनुभागों में बांट दिया जाता है। इनके कार्य को देखने के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी होते हैं, जो क्रमशः संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव या शाखा सचिव, अधिकारी, अनुभाग अधिकारी आदि होते हैं। प्रत्येक अनुभाग में कार्य को निपटाने के लिए अधीक्षक, पर्यवेक्षक, सहायक तथा टंकक, लिपिक वर्गीय, सचिवालय कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आते हैं। प्रत्येक कार्यालय में उसके कार्य से संबंधित व्यक्तियों, कार्यालयों और संस्थाओं के पत्र आते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। प्राप्त होने वाले पत्रों को दर्ज करने तथा उन पर कार्यवाही के लिए उन्हें प्रस्तुत करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया। अब इसकी प्रक्रिया क्या है कि कार्यालय में पहले पत्र कार्यालय में प्राप्त पत्र को कार्यालय भाषा में क्या बोला जाता है? आवती बोला जाता है। जैसे ही कोई पत्र मंत्रालय या कार्यालय में पहुंचता है, उसे आवती रजिस्टर में दर्ज करके संबंध अनुभाग के डायरीकर्ता के पास भेज दिया जाता है। डायरी लिपिक हर आवती को डायरी करके दर्ज करके अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। अनुभाग अधिकारी उस पर संबंध सहायक का नाम अंकित करके उसे सौंप देता है। महत्वपूर्ण पत्र जानकारी और आवश्यक निर्देश के लिए डाक स्तर पर ही शाखा अधिकारी या उससे भी ऊपर के अधिकारी या अन्य उच्च अधिकारी यदि किसी आवती को भाग की सहायता के बगैर कार्यवाही करना चाहते हैं तो उस आवती को अपने पास रख लेते हैं, अन्यथा आवतियों के अध्यक्षर करके और आवश्यक निर्देश देकर वापस अनुभाग अधिकारी के पास भेज देते हैं। टिप्पण। कार्यालय में किसी पत्र के प्राप्त होते ही उस पर कार्यवाही का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जो उसके अंतिम रूप से निपटारे तक चलता है। यह कार्यवाही क्या कहलाती है? टिप्पण कहलाती है। इस कार्य के हर चरण में दिए गए सुझाव, संकेत, निर्देश, दर्ज किए गए तथ्य, सूचनाएं आदि टिप्पण कहलाती हैं। अब टिप्पण लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या-क्या हैं? स्वतः पूर्णता, संक्षिप्तता, तार्किक विचार क्रम, स्पष्टता, तटस्थता, किसी बात पर अनावश्यक या अतिरिक्त बल देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। टिप्पणी में प्रथम यानी मैं या मैंने का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि टिप्पणी व्यक्तिक न होकर वस्तुनिष्ठ होती है। टिप्पणियों के प्रकार। एग्जाम्पल के लिए, आदेश के लिए प्रस्तुत, आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं, देख लिया, धन्यवाद। इस तरह अगर कोई पत्र क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो उसको ऐसे रीजन देकर उनको वापस भेजा जा सकता है। टिप्पणियों के प्रकार हैं आदेशात्मक टिप्पणी। आदेशात्मक टिप्पणी में अधिकारी जब लिखता है जब वह किसी मामले में कोई आदेश देता है या कोई अन्य जानकारी मांगता है। एग्जाम्पल के लिए, जांच की विस्तृत रिपोर्ट दी जाए, सभी संबद्ध कर्मचारी नोट कर लें, वित्त मंत्रालय से अनुमोदन ले लिया जाए, इसे कार्यवाही के लिए वेतन लेखा कार्यालय को भेजा जाए।
ये होते हैं आदेशात्मक टिप्पणी। प्रारूपण, प्रारूपण मसौदा लेखन। प्रारूप मतलब स्ट्रक्चर। कार्यालय में आवती की मात्रा और उस पर लिए जाने वाले निर्णय के बारे में हम यहाँ पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न है कि जो पत्र कार्यालय में आया है उसका उत्तर कैसे दिया जाता है। कार्यालय में अधिकारी जब पत्र के विषय में निर्णय ले लेता है तो पत्र भेजने वाले विभाग या संस्था या व्यक्ति को पत्र का उत्तर लिखा जाता है। उत्तर में भेजे जाने के लिए कच्चा या अंतिम रूप तैयार किया जाता है। इसे पत्र का मसौदा या प्रारूप कहते हैं। इस तरह जब किसी आवती पर टिप्पण कार्य पूरा हो जाता है तो टिप्पणी में दिए गए आदेश के अनुसार उत्तर का प्रारूप या मसौदा तैयार किया जाता है। सहायक यह प्रारूप तैयार करके अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। अनुभाग अधिकारी उसमें जरूरी परिवर्तन करके संबंधित अधिकारी को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करता है। अधिकारी यदि आवश्यक समझता है तो उस मसौदे में कुछ परिवर्तन संशोधन की जरूरत है तो वह परिवर्तन स्वयं कर देता है या सुझाव देता है और सहायक फिर से मसौदा तैयार करके प्रस्तुत करता है। अधिकारी उस मसौदे पत्र पर अपनी मंजूरी दे देता है। फिर पत्र की स्वच्छ प्रति अंतिम रूप से तैयार करके अधिकारी के हस्ताक्षर करा के भेज दी जाती है। इस तरह टिप्पण और प्रारूपण परस्पर संबंध होते हैं। पत्र जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होना है वह अधिकारी पत्र के मसौदे को अपने ऊपर के अधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेज देता है। प्रारूपण में ध्यान रखने योग्य बातें। प्रारूप में दी गई पत्र संख्या, तारीख, उद्धरण, संदर्भ आदि सही होने चाहिए। कोई जरूरी सूचना संदर्भ छूटने नहीं चाहिए ताकि उत्तर अधूरा न रहे। वाक्य विन्यास सीधा, सुसंगत सुसंगत और प्रभावपूर्ण होना चाहिए, न तो अप्रचलित तथा ठेठ स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए और न ही नितांत साहित्यिक और जटिल भाषा का। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। प्रारूप की एक निश्चित और मान्य शैली तथा रूप होता है जो व्यवहारिक परंपरा से स्वीकृत होता है। उसमें अकारण परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं होता। प्रारूप तैयार करना। टाइम हो चुका है। बाकी का जो थोड़ा सा बचा है सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार, इनको कल देखेंगे, कल इनका अध्ययन करेंगे। बाकी जो आपने पीछे किया है उनकी आप एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए। अमीना जी आप कल भी ज्वाइन कीजिए प्लीज। थैंक यू।